हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले इस चैनल फिजिक्स वर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों पिछली बार हमने आपके लिए डिस्कस किया था बेसिक मैथ्स, जो कि 2 पार्ट में था, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, अगेन डिपेंडेंट ऑन द मैथमेटिक्स। ये भी मैथ्स पर डिपेंड है, लेकिन फिजिक्स में ये मान लीजिए कि वेक्टर्स जो कि आज का हमारा टॉपिक है, अगर हम इसको नहीं करते हैं तो जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर्स जो है वो आपके लिए एक तरीके से वैसे ही है कि जैसे आप किसी भी जगह अगर जाना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी गाड़ी की या किसी न किसी साधन की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही जैसे हम अगर आंसर पर पहुंचना चाहते हैं फिजिक्स में तो हमको वेक्टर्स आने ही चाहिए। अदरवाइज़ हमें वेक्टर्स के थ्रू अगर हम वेक्टर्स नहीं जानते हैं तो हमें काइनेमेटिक्स में, हमें लॉ ऑफ मोशन में और इन सब जो मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है और जो इलेक्ट्रो की प्रॉब्लम है उनमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो वेक्टर्स के बिना फिजिक्स को अज्यूम नहीं किया जा सकता, वेक्टर्स आपको आने ही चाहिए। और आज के लेक्चर के बाद अगर ये हम दावा करते हैं कि आप वेक्टर्स में तो अपने आप को इम्प्रूव कर ही लेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलते हैं अपनी आज की जर्नी पर, जिसका नाम है वेक्टर। दोस्तों वेक्टर को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद वेक्टर के बेसिक्स के बारे में बताया जाएगा कि वेक्टर को कैसे पहचानें, कैसे रिप्रेजेंट करें। ऐड और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया जाएगा 2 वेक्टर्स के, और कंपोनेंट्स और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बताया जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट भी 2 है, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, तो 2 तरीके से आपका डिफाइन है। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। दोस्तों जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें हमारे पास में होती है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए x फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में है, तो x फिजिकल क्वांटिटी में हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि ये कितना है, नंबर में कितना है, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो ये नंबर में कितना है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से जाना है दिल्ली, तो दिल्ली हमारे यहाँ से, जयपुर से अगर हम देखें तो कितना किलोमीटर दूर पड़ता है, लगभग 250 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर जो है वो एक नंबर है, ठीक है। तो नंबर जब भी हम बताते हैं तो उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे हमारी लंबाई कितनी है, तो हम कहें 5 फुट 6 इंच, तो वो हमारा एक मैग्नीट्यूड हो जाता है। दूसरी तरफ एक फिजिकल क्वांटिटी है जैसे फोर्स, ठीक है। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हमको बताना पड़ता है कि किस तरफ, जैसे मान लीजिए मुझे किसी टेबल को खिसकाना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि किस तरफ खिसकाना है, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी है जिसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड बताया जाता है, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी ज़रूरी होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड बताया जाता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वांटिटी जिनमें के ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हमें केवल मैग्नीट्यूड बताया जाएगा और कुछ नहीं बताया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हमें अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हमें डायरेक्शन भी बताई जाए, अगर हमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो, तो ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर की नहीं, इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमको केवल मैग्नीट्यूड बताया जाएगा उसको कहेंगे हम स्केलर क्वांटिटी, और ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताया जाएगा तो उसको कहेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें कि डिस्टेंस जो है वो आपकी है
एक स्केलर क्वांटिटी, जैसे 250 किलोमीटर, अगर हम कहें कि जयपुर से दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 250 किलोमीटर, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसे ही हम अगर लेंथ कहें, अगर मास कहें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, अगर हम बात करें इन सारी चीज़ों की, तो ये सब स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में आती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फोर्स की, अगर हम बात करें वेलोसिटी की, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये सारी क्वांटिटीज जो हैं वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी के कैटेगरी में आती है। क्योंकि अगर हमें बताया जाए कि हमें वेलोसिटी पता करनी है, तो किस तरफ वेलोसिटी है, किस तरफ हमें फोर्स लगाना है और किस तरफ हमें जाना है, डिस्प्लेस होना है, तो ये हमें बताना पड़ेगा। अगर हमें किसी टेबल को इधर से उधर खिसकाना है तो हमें बताना पड़ेगा कि किस तरफ खिसकाना है, तभी हम उसका डिस्प्लेसमेंट बता पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरीके से क्लासीफाई हो जाती है आपकी क्वांटिटी, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए स्केलर क्वांटिटीज में तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो स्केलर है वहाँ डायरेक्शनल एलिमेंट नहीं है। यानी कि जैसे आप 2, 3, 5 और जो नंबर्स हैं उनको जोड़ते हैं, वैसे ही आप इसको जोड़ सकते हैं। जैसे डिस्टेंस है तो 250 किलोमीटर डिस्टेंस है और 300 आप और चल लिए तो डिस्टेंस हो गई आपकी 550 किलोमीटर। तो डायरेक्ट आपको जोड़ना है, आपको डायरेक्शन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। तो यहाँ तो स्केलर क्वांटिटी में आपको इन चीज़ों की दिक्कत होगी नहीं, दिक्कत होगी आपको वेक्टर क्वांटिटी समझते समय, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि डायरेक्शन भी आपको स्पेसिफाई करना होता है। तो वेक्टर के बेसिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, वेक्टर बेसिक्स। ठीक है, तो वेक्टर बेसिक के बारे में हम पढ़ने से पहले देखेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वेक्टर को दर्शाया कैसे जाता है, वेक्टर को कैसे बताया जाता है। तो वेक्टर जो है इसमें आपको एक लाइन लेनी होती है। लाइन का मतलब है कि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको एक लाइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक एरो मार्क करना पड़ता है जो कि इसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो इस तरीके से आप वेक्टर को बताते हैं। लेट सपोज ये कोई वेक्टर है ए, तो इस तरीके से आपकी बुक में जो डार्क मार्क है वो सभी वेक्टर हैं, डार्क मार्क जो भी रहेंगे वो सब आपके वेक्टर रहेंगे। अदरवाइज आप ऊपर एक तीर का निशान, एरो का निशान बनाकर आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वेक्टर बताना पड़ता है। तो जो एरो है ये आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरफ है एरो। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में ए वेक्टर है। दूसरी तरफ ये जो लेंथ है, लाइन की जो लेंथ है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये है कि कोई वेक्टर कितना बड़ा है और कितना छोटा है मैग्नीट्यूड में, ये उसकी लाइन जो है उसकी लेंथ बताती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसे लिखते हैं और इस तरीके से लिखते हैं, तो ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके, तो ये हम कह सकते हैं क्योंकि इससे हमें इसकी लाइन छोटी दिख रही है और इसकी लाइन की लेंथ हमें बड़ी दिख रही है, तो हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दोस्तों जब भी आप एक वेक्टर होगा तभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट सपोज हम कह रहे हैं कि मुझे कोई एक तो इस तरफ खींच रहा है 5 यूनिट से, ठीक है, और एक मुझे इस तरफ खींच रहा है। ये हो गया आपका, क्योंकि मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी है तो इसको कर देते हैं अपन 7 यूनिट से। ठीक है, यूनिट कुछ भी हो सकती है, न्यूटन हो सकती है। ठीक है,
न्यूटन ले सकते हैं आप यूनिट को, अगर फोर्स को बता रहे हैं तो फोर्स को न्यूटन में डिनोट किया जाता है। और इन दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर जो है वो आप देखेंगे कि एक पॉइंट से एरो जिससे आप मेजर कर रहे हैं उससे एरो हमेशा आउटवर्ड निकलने चाहिए, ठीक है, आउटवर्ड एरो ही निकलने चाहिए उस पॉइंट से, और उसका भी बड़ा वाला एंगल नहीं, बड़ा वाला एंगल नहीं, छोटे वाला जो एंगल है वही आपका वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ देखिए कि मान लीजिए एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, ठीक है, तो इसके बीच का एंगल ये नहीं होगा, बल्कि इस तरीके से इस वेक्टर को आप इस तरीके से आगे डिस्प्लेस कर लेंगे थोड़ा सा, अभी ये आपकी प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल बनेगा 30 डिग्री या जो थीटा मान लीजिए, कोई भी एंगल थीटा है, तो ये एंगल जो है वो आपका वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि वेक्टर को किस तरीके से डिनोट करते हैं और वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो क्या होता है। उसके बाद कुछ वेक्टर्स आते हैं जो आप नॉर्मली सुनेंगे, बहुत ज़्यादा देखेंगे उनको आप फिजिक्स में, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है आपके फर्स्ट वेक्टर है आपका यूनिट वेक्टर। दोस्तों फर्स्ट वेक्टर है आपका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर दोस्तों किस लिए काम में लिया जाता है कि मान लीजिए हम किसी फोर्स को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो हमने दे दी डायरेक्शन कि एक्स डायरेक्शन में आपका फोर्स है, लेकिन दोस्तों इससे क्या हुआ है, फोर्स को डायरेक्शन तो मिल गई, लेकिन साथ की साथ इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी फोर्स से मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो फोर्स से मल्टीप्लाइड, सपोज इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो फोर्स जो है वो आपका 5 टाइम हो जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि फोर्स के मैग्नीट्यूड पे कोई भी प्रभाव पड़े, तो हम ऐसा चाहते हैं कि केवल उसको डायरेक्शन मिले, जबकि उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज ना आए। तो इसको करने का केवल एक ही तरीका है कि x का जो मैग्नीट्यूड है उसमें आप डिवाइड कर दें, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड इससे मल्टीप्लाई हुआ था उसको अगर डिवीजन कर देंगे तो आपका मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा और केवल डायरेक्शन बच जाएगी, ठीक है। तो अभी ये जो वेक्टर है, यानी कि वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करने पर जो वेक्टर मिलता है उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जिसको आप डायरेक्शन देना चाहते हैं उसके मैग्नीट्यूड में चेंज ना आए। यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए इसकी हम बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। मैग्नीट्यूड को तो हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया और केवल डायरेक्शन बच गई, तो इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। नॉर्मली एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप जो है वो यूनिट वेक्टर के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, जब भी आई कैप आता है, मान लीजिए इस तरीके से आता है कि कोई फोर्स है वो 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है 6 और वाई डायरेक्शन में लग रहा है 5, ठीक है, क्लियर है। एक्स डायरेक्शन में 6 और वाई डायरेक्शन में 5 का फोर्स लग रहा है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई कैप इस बात को बता रहा है कि वो एक्स डायरेक्शन में है और जे कैप इस बात को बता रहा है कि वो वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपका जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ओके। तो जिसका मैग्नीट्यूड ना के बराबर हो, दोस्तों जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो, मान लीजिए कि कोई वेक्टर ऐसा है, हालांकि ये काम नहीं आएगा आपके, तो कोई वेक्टर ऐसा है जिसका कि मैग्नीट्यूड ना के बराबर है
और इसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया है, ऑल्दो फिजिक्स में कहीं भी ये यूज नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो नाम से ही ये बन रहे हैं आपके। पैरेलल वेक्टर का मतलब है कि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब है कि दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दो वेक्टर बन जाते हैं आपके। थोड़ा सा इसको एंटी पैरेलल को थोड़ा सा आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा ताकि एंटी पैरेलल वो दिखे। ठीक है, ये हो गया आपका पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर मान लीजिए आपका ए जो है वो आपका इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो माइनस ए जो है वो आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको कहते हैं, इसको कर दीजिए पैरेलल वेक्टर, इसको कर दीजिए एंटी पैरेलल, इसको कर दीजिए नेगेटिव वेक्टर। दोस्तों ये केवल आप याद रख लीजिए, ऐसा कुछ काम नहीं आएगा आपके। ठीक है, उसके बाद है आपका कोप्लेनर वेक्टर। तो जो वेक्टर सेम प्लेन में हो, देखिए ये एक प्लेन है। प्लेन क्या होता है दोस्तों? प्लेन होता है सरफेस एरिया। ठीक है, दो लाइंस जो हैं वो मिलकर प्लेन बनाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ है एक्स एक्सिस यानी कि एक्स की लाइन और ये है वाई की लाइन, तो ये आपका एक प्लेन बनाती है। तो कोप्लेनर यानी कि अगर मैंने ये दोनों वेक्टर लगाए तो ये दोनों इसी प्लेन में है, दैट्स व्हाई दीज टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर, दोस्तों ऑर्थोगोनल वेक्टर वो वेक्टर हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इनको कह जाएंगे अपन ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर वो हो जाएंगे जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो गया आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। ओके दोस्तों, तो स्केलर से जब भी हमको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो उतने ही टाइम, क्योंकि स्केलर है तो नंबर होगा और नंबर है तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्केलर। ठीक है, या अपन कह सकते हैं नंबर। जैसे मान लीजिए आपका कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और इसको आप करना, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, 1 2 3 इतना बड़ा ये एक वेक्टर है और हम कहते हैं कि 1/3 ऑफ ए वेक्टर, तो डेफिनेटली ये इतना सा रह जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दिया है आपने। इसी तरीके से मैं कहूँ अगर 2a वेक्टर, ठीक है, तो ये आपका इतना है ही और इतना और हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2a वेक्टर, ये हो गया आपका 1/3 a वेक्टर। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड स्केलर क्वांटिटी से करने पर वेक्टर जो है वो उतने ही टाइम्स हो जाता है, 1/3 टाइम्स हो गया और 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये भी आपको याद आएगा, कई बार कई जगह आपको यूज हो सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों, ये ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें नहीं है, सबसे काम आने वाली चीज़ें जो है वो अब आ रही है। उसके बाद आता है दोस्तों एड एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। इस पे विशेष ध्यान देना दोस्तों। इससे मान लीजिए आपके ना करते नीट और जेई में 2 से 3 या 4 कह सकते हैं 5 क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले तो हम आपको ये बता दें कि सब्ट्रैक्शन तो वेक्टर में होता नहीं है, ठीक है, एडिशन ही होता है। ठीक है,
तो एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है मतलब, लेकिन वैसे अलाउ नहीं है जैसे लिखा हुआ है। सब्ट्रैक्शन को करने का हमारा मेथड दूसरा है, केवल एडिशन ही अलाउ है। ठीक है, तो एडिशन किस तरीके से होता है, दो मेथड है दोस्तों इसके। पहला है ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल मेथड ये तब अप्लाई होता है जबकि दो वेक्टर, ध्यान देना, दो वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हों। ध्यान देना दोस्तों, एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हों। इसका मतलब एक वेक्टर की जो टेल है वो इधर, हेड इधर, और दूसरे वेक्टर की जो टेल है वो पहले वेक्टर के हेड से जुड़ी हुई है और हेड जो है वो दूसरी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहां इनके बीच का एंगल हमने आपको बताया था कि ये आपका इसके बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एंगल हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं थीटा से। ठीक है, तो ट्राइंगल मेथड क्या कहता है कि अगर ट्राइंगल मेथड के अकॉर्डिंग कि अगर दो वेक्टर किसी ट्राइंगल की दो कॉन्जिक्यूटिव साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दो वेक्टर किसी ट्राइंगल की दो कॉन्जिक्यूटिव साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है या सम जो है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड से दिया जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन नोट करें आप, यहां से यहां गया था वेक्टर, यहां से यहां गया था वेक्टर, तो ये साइकिल नहीं बनेगा कभी भी, और ये शुरुआती पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ जाएगा। और अब बना है ये ट्राइंगल। ठीक है, तो अभी क्या बना है, अगर दो वेक्टर ट्राइंगल की दो कॉन्जिक्यूटिव साइड को रिप्रेजेंट करें तो उनका जो सम है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड से दिया जाएगा। ये हो गया आपका R इक्वल टू A प्लस B, ये भी एक वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर हो गया। इसके बाद अगर आपको देखना है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा दोस्तों, तो मैग्नीट्यूड अगर अपन निकालना चाहें R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो होगा, आपको ये फॉर्मूला आपको नोट करके रखना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड के स्क्वायर चल रहे हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर, प्लस 2a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b, जो कि ये है, ये नहीं है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने आपको बताया था कि एंगल जब निकालते हैं आप, तो एंगल इस तरीके से निकाला जाता है कि जिस पॉइंट पे एंगल निकाल रहे हैं वहां से दोनों वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने चाहिए, और इसका अंडर रूट। तो ये हो गया आपका इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मान लीजिए, और इसका जो रिजल्टेंट है उसका एंगल हम निकालना चाहें कि वो A से कितना एंगल पर है, तो इसको कहते हैं एल्फा। ठीक है, इसकी भी आप वैल्यू याद कर लीजिए, tan ऑफ एल्फा जो है वो होता है आपका B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, tan एल्फा की वैल्यू होती है B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस ऑफ थीटा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द A, एल्फा जो है वो एंगल है ऑफ R फ्रॉम A वेक्टर। ठीक है, यह आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये इससे है। ठीक है, B से कुछ और होगा, B से ये हो जाएगा, इस वजह से आपको वो बताना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि 3 प्लस J4 है, मान लीजिए कोई भी आपका वेक्टर, जैसे मान लीजिए आप इसको ले लीजिए 3i प्लस 4j, ये आपका कोई वेक्टर है A। ठीक है,
और बी वेक्टर है आपका, अब आपको इसको बी वेक्टर के फॉर्म में लेना पड़ेगा, तो बी वेक्टर कर लीजिए आप 4j। ठीक है, ए वेक्टर है आपका ये और बी वेक्टर है आपका ये, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा r इक्वल टू 3i प्लस 4j कैप होगा। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और इनके बीच का एंगल, लेट सपोज एंगल ले लीजिए आप इनका 90 डिग्री ले लेते हैं हम, कुछ थोड़ा सा स्पेसिफाई हो जाएगा, हम इनके बीच का एंगल ले लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, तो प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका कितना हो गया, कॉस 90 तो 0 हो गया, और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि ये हो गया 25 का रूट, और जिसकी वैल्यू आती है 5। तो जो आपको बताया जाता है राइट एंगल ट्राइंगल वाला दोस्तों, तो वो यही चीज होती है 3 और 4। 3 आई कैप तो एक्स डायरेक्शन में, 4 जे कैप। ठीक है, इनके बीच का एंगल ये होगा नहीं, ये होगा। ठीक है, तो मान लीजिए 3 वेक्टर यहाँ से यहाँ, 4 वेक्टर यहाँ से, बी वेक्टर यहाँ से यहाँ, तो जो रिजल्टेंट होगा वो आपका टेल से लेके यहाँ के हेड तक जाएगा, इसको कहेंगे आप रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। और अगर बात करें थीटा की, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा इक्वल टू बी, दैट इज 4 साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी, यानी कि 4 कॉस थीटा। तो ये तो गया साइन 91 हो गया 4/3 tan ऑफ अल्फा। tan होता है आपका, tan अल्फा है आपका, बताइए क्या है, tan अल्फा हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, तो ये हो गया आपका एंगल अल्फा। ठीक है, ये कितना हो रहा है आपका tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो दोस्तों ये चीज़ आप याद रख लीजिए कि इस तरीके का एंगल जब बनता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है आपकी 37 डिग्री के सामने 3 होता है, 4 होता है, ये 5 होता है, और 53 डिग्री के लिए ये होता है सामने 4 नीचे 3 और इधर 5। ठीक है, बहुत जगह काम आएगा ये, तो ये आप याद रख लीजिए कि ये जो एंगल्स होते हैं, तो 4/3 tan बन रहा है, तो कितना होगा अल्फा की वैल्यू 53 डिग्री। तो यहाँ आपके अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 53 डिग्री, ये 53 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके का ये आपका बनेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल मेथड आपको समझ में आ गया है। उसके बाद एक और लेंगे हम, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद लेते हैं हम पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम मेथड। ये मेथड तब काम करता है जबकि वेक्टर ऐसे हो, यानी कि दोनों किसी पॉइंट से निकल रहे हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल मेथड कब लग रहा था, जबकि वेक्टर ऐसे थे, और ट्रायंगल मेथड ये और पैरेललोग्राम ये है ना। तो पैरेललोग्राम पे आ जाइए। पैरेललोग्राम मेथड में ए वेक्टर इस तरीके से है, बी वेक्टर इस तरीके से है। तो अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की कॉन्जिक्यूटिव साइड को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, साइड को रिप्रेजेंट करते हो, तो अब दोस्तों वेक्टर की एक स्पेशल आपकी
प्रॉपर्टी है कि वेक्टर को पैरेलली स्पेस में कहीं भी शिफ्ट करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, ना तो मैग्नीट्यूड में और ना उसके डायरेक्शन में। यानी कि इस वेक्टर को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, इस वेक्टर को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से बी वेक्टर को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, यहाँ शिफ्ट कर दूँ, यहाँ शिफ्ट कर दूँ, यहाँ शिफ्ट कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रहना पैरेलल चाहिए, ये पैरेलल रहना चाहिए। हमने आपको बताया था पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में, तो वो ही आपका यहाँ पे है। तो स्पेस में कहीं भी पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। तो ए वेक्टर को हम शिफ्ट करते हैं यहाँ और बी वेक्टर को हम शिफ्ट करते हैं यहाँ। तो बनेगा क्या कि थोड़ा सा इसको परफेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि दिखने में भी ये ठीक लगे। ठीक है, ये हो गया आपका बी वेक्टर शिफ्टेड, ये हो गया ए वेक्टर शिफ्टेड। अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की साइड्स को इस तरीके से कॉन्जुगेटिव साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से दिया जाएगा। ये हो गया आपका r इक्वल टू ए प्लस बी। इनका एडिशन जो है r इक्वल टू ए प्लस बी जो है वो डायगोनल द्वारा या डायगोनल द्वारा जो आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअली में आप देखेंगे तो लग तो इसमें भी ट्रायंगल लॉ ही रहा है। देखो यहाँ से यहाँ ट्रायंगल, यहाँ से यहाँ, तो थर्ड वाला ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है वो इधर से इधर, तो लग तो इसमें भी ट्रायंगल ही रहा है। वही सारे लॉ इसमें भी एज इट इज लगेंगे। ये आपका हो गया थीटा और ये हो गया आपका एल्फा, वही चीजें एक्यूरेट, वही चीजें। मैग्नीट्यूड ऑफ आर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और इसकी tan ऑफ अल्फा की वैल्यू रहेगी आपकी दोस्तों b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो ये मैथमेटिकल प्रूव होता है लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें आप ये भी बहुत कम जगह ज़रूरत पड़ेगा आपको। ज़्यादातर आपका पाइथागोरस वाला जो थ्योरम है, पाइथागोरस वाला जो फॉर्मूला है, उनसे काम हो जाता है हमारा, लेकिन फिर भी आपको याद रहना चाहिए। ये बहुत जगह काम आएगा, तो इसको आप स्पेशली याद रखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम मेथड। तो दोस्तों वेक्टर एडिशन के आपके दोनों मेथड हो चुके हैं। अब ये हम आपको बता दें कि दो बाकी के जो टॉपिक हैं ये इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस तरीके से वेक्टर का आपका 3 जो आपके पार्ट है, मेन पार्ट, वो पूरे होते हैं और इनको आपको रिवाइज करते रहना है ताकि आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग रही तो डेफिनेटली मान लीजिए कि आपकी फिजिक्स स्ट्रांग ही रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।